नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं नैम इंडिया के बारे में। इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट वाई वाई बेसिस पे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के बारे में बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पर हमें गिरता हुआ नजर आता है। तो क्या इसके चलते क्या हमें इफेक्ट पड़ सकता है शेयर पर, और क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे सकती है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम देखने वाले हैं नैम इंडिया के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में 322 करोड़ की टोटल इनकम देखने को मिली है, जो कि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरती हुई नजर आती है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्वार्टर वन से तो हर एक कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर बेहतर ही बेहतर आने चाहिए, क्योंकि क्वार्टर वन का ऐसा समय था जब लॉकडाउन का समय देखने को मिला था। हालांकि नैम इंडिया कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, क्योंकि कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, तो यहाँ पर कुछ लेबर बंद हो गया होगा, लेबर नहीं आ रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गया है, ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिली। इसके कारण इस पर कम इफेक्ट यहां पर कंपैरेटिवली पड़ता हुआ ऑफ कोर्स नजर आएगा। लेकिन अगर बात करें इसके वाई वाई परफॉर्मेंस के बारे में तो यहां पर भी परफॉर्मेंस ज्यादा सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ रिजल्ट्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके नेट प्रॉफिट के बारे में तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो दिखाई देता है वो है 145 करोड़ के आसपास, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें वाई वाई बेसिस के बारे में तो परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आता है, जो कि बिजनेस के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन इसे हम कंपेयर करेंगे HDFC AMC के रिजल्ट्स के साथ तो हमें पता चलेगा कि HDFC AMC में उल्टा हुआ था। HDFC AMC में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस सुधर गया था और ईयर ऑन ईयर बेसिस में परफॉर्मेंस हमें नीचे जाता हुआ नजर आया था। जबकि नैम इंडिया में ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस तो सुधर चुका है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस यहाँ पर नीचे जाता हुआ नजर आता है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मार्केट में ऐसा डर बना हुआ है, ऐसा सेंटिमेंट चल रहा है कि जिस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फॉल देखने को मिलेगा, वहां पर काफी ज्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल जाता है। नैम इंडिया तो निफ्टी 50 का हिस्सा भी नहीं है। निफ्टी 50 के एक हिस्से के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के जो रिजल्ट्स आए थे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स, वहां पर हमने देखा क्वार्टर टू के मुकाबले क्वार्टर वन के मुकाबले माफ कीजिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ब्रिटानिया के रिजल्ट्स में गिरावट देखने को मिली, जबकि वाई वाई बेसिस परफॉर्मेंस तो ऊपर जाता हुआ ही नजर आया था। तो आप देख सकते हैं उसके बाद शेयर में कैसी गिरावट देखने को मिली थी। लगातार 2 दिन तक काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, 6% 4% के आसपास की गिरावट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर परफॉर्मेंस नीचे जाता है तो उसे फिलहाल तो मार्केट ने अच्छी तरह से यहां पर वेलकम नहीं किया है। स्टॉक के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे नैम इंडिया एक मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास का दिखाई देता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 273 रुपीज। अगर बात करें इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 वीक में फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो 6% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 17% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 4% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें की मेट्रिक्स के बारे में तो पीई रेशियो 40.27 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 21.19 दिखाई देता है। तो प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 6.45 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 1.87 है। तो यहां पर भी क्लियरली प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो ये काफी अच्छी है, 1.82% दिखाई दे रहा है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड हमें 0.18% दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड इसका हमें ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2017 में जो रेवेन्यू देखने को मिली थी वो थी 1.43 करोड़, और अगर बात करें 2020 के रेवेन्यू के बारे में तो वो कम होकर हमें 1.19 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। 2018 से करके 2019 और 20 तक आप देख पाएंगे रेवेन्यू लगातार हमें कम होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट्स के बारे में तो प्रॉफिट्स में यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ भी नहीं देखने को मिली और ज्यादा गिरावट भी देखने को नहीं मिल रही है। 2017 में प्रॉफिट था 0.4000 करोड़, जो कि बढ़कर 2018 में बढ़ गया था, फिर से 2019 में बढ़ गया। लेकिन अगर बात करें 2020 के बारे में तो 0.41,000 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। नैम इंडिया के आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 53.24% की डिलीवरी देखने को मिली है, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी डिलीवरी मानी जाती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब क्रैश देखने को मिला था तब 200 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद तेजी दिखाई थी, लेकिन वापस स्टॉक उसी लेवल पर आता हुआ नजर आया था। तब न्यूज आई थी कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के कुछ फंड्स यहां पर क्लोज हो गए हैं, जिसके कारण मार्केट में हाहाकार मच गया था और वहां पर स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था। स्पेशली HDFC AMC और नैम इंडिया में काफी करेक्शन देखने को मिला और ये स्टॉक भी नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। 330 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन वापस स्टॉक में वीकनेस देखने को मिली और काफी समय से एक ही जोन में हमें फिलहाल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर
नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आज ही स्टॉक ने अपने 50 डेज के ईएमए के ऊपर हमें क्लोजिंग दी है, लेकिन अपने 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज के हमें नीचे ही स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 52.31, जो कि हम कह सकते हैं न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ कंडीशन दर्शा रहा है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 52.31, माफ कीजिएगा वो आरएसआई का नंबर था। यहां पर बात करें मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 53.43। आप देख पाएंगे यहां पर पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल 53 का नंबर भी काफी स्ट्रांग दिखाई देता है, न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ कंडीशन दर्शा रहा है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो क्रॉसओवर हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है, फिलहाल तो यहां पर बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो हिस्टोग्राम बनते हुए नजर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। वो ये दर्शा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में फिर से एक बार हमें बियरिश क्रॉसओवर भी बनता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड काफी स्क्वीज होता हुआ नजर आ रहा है। अपर बैंड का लेवल है 278 का लेवल, मीडियन है 270 का लेवल और लोअर बैंड है 262 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 266 का लेवल है, पिवट रेजिस्टेंस है 284 का लेवल। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 244 के आसपास का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो 226 के आसपास का सपोर्ट दिखाई देता है। अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट स्टॉक ने बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे 2017 के एंड में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और लिस्टिंग के बाद काफी ज्यादा गिरावट हमें यहां पर देखने को मिली है। अब देख पाएंगे 300 के भी ऊपर स्टॉक ट्रेड करता था, लेकिन 150 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया। 2019 का ईयर काफी अच्छा रहा था, 150 से 450 तक स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद मार्केट में क्रैश देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक 270 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पिछले 3 महीनों से हम कह सकते हैं, अक्टूबर भी ऑलमोस्ट यहां पर कंप्लीट होने को है और यहां पर पिछले 3 महीनों की जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है वो साफ साफ दर्शा रही है कि जो 20 मंथ्स का ईएमए है, जो फिलहाल 273 के आसपास कैलकुलेट होकर आता है, वो स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस यहां पर हमें दिखाई देता है। जब भी स्टॉक उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो तुरंत ही वहां पर हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। पिछले 2 महीनों से वहां पर उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। अब बात करें पोजीशंस के बारे में तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है स्टॉक ठीक ठाक है, आप इसे अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और इस कंटिन्यू होल्डिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो ऑफकोर्स आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो जैसे कि हमने देखा जो 275 के आसपास का रेजिस्टेंस था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें डेली चार्ट्स पर तो डेली चार्ट्स पर भी 300 के ऊपर जाना इसके लिए फिलहाल बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 300 के आसपास जाने के बाद वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। पहले भी 300 का लेवल ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जो कि चार्ट पर हमें नोटिस करना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर उन लोगों के बारे में जिन्हें फ्रेश बाइंग के बारे में सोचना है, तो मेरा मानना है ये जो एएमसीज वाले स्टॉक्स है फिलहाल नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसका रीजन है कि अभी फिलहाल इतना बुरा माहौल बनता हुआ नजर आता है, जिनके पास यहां पर जॉब्स नहीं है वो यहां पर एसआईपी अपनी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके पास जॉब्स हैं, जिनके पास कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं। उसका रीजन है कि लोगों के मन में अभी भी डर बना हुआ है कि एक ना एक दिन क्रैश जरूर देखने को मिलेगा। जो मार्केट ने तेजी पकड़ी है वो तेजी ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाएगी, ऐसा डर यहां पर लोगों के मन में बना हुआ है और इसी के कारण हमें सारे के सारे एएमसी स्टॉक प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ सेबी के जो नए रूल्स हमें देखने को मिलते हैं मल्टी कैप से रिलेटेड रूल, इसके कारण भी काफी हलचल हमें यहाँ पर एएमसीज में देखने को मिली। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक नया रूल आया था, तो जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो इसके कारण भी एएमसी के स्टॉक हमें वीक होते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो ये आपको शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बंद होने वाली है, ऐसी सिचुएशन नहीं होने वाली है। अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी काफी कम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, और मार्केट में डायरेक्टली की तो बहुत ही कम बात है। तो लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि भले ही कम रिटर्न्स मिले लेकिन एफडी से ज्यादा मिलेंगे तो म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपका अगर पर्सपेक्टिव है तो आप इसे ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा एचडीएफसी एएमसी मुझे इससे कहीं ज्यादा बेहतर स्टॉक लगता है। हमने जो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखा था टिकर टेप पे, आप एचडीएफसी एएमसी का भी देख सकते हैं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी देख सकते हैं, जिसके आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें एचडीएफसी एएमसी का दिखाई देता है इन कंपेरिजन टू नैम इंडिया। लेकिन ये भी बुरा स्टॉक नहीं है, इसे भी आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर बात करें कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए, तो ओवरऑल जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ब्रिटानिया का जब गिरा था वो बिल्कुल भी मार्केट ने अच्छी तरीके से नहीं लिया था, स्टॉक में भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो हम एक्सपेक्ट तो इतना सोच सकते हैं कि यहां पर भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन पर्सनली मेरा मानना है बहुत ही बुरे रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। अगर सेंटीमेंट खराब हो जाता है तो ऑफकोर्स गिरावट तो देखने को मिल ही सकती है, मार्केट में ऑपरेटर्स तो बैठा ही है बेचने खरीदने
के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म का आपका पर्सपेक्टिव है तो जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा बुरे देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो डरने की जरूरत नहीं है, इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है और यहां पर बाइंग करने के बारे में सोचना है। तो पहले सपोर्ट के बारे में बात करें तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक 250 से करके 260 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स पर यही लेवल है जो कि बहुत ही स्ट्रांग हमें दिखाई देता है। 250 पर अभी फिलहाल ही सपोर्ट लिया था और 260 का लेवल भी कई बार पहले सपोर्ट ले चुका है और वापस हमें मार्केट में तेजी भी देखने को मिली है। तो ये 250 से 260 का जोन काफी इंपॉर्टेंट जोन हमें दिखाई देता है, तो यहां पर आप थोड़ी सी बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।